गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द अपक्यू CSC अकेडमी। आई होप आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और अच्छे से 2023 के ओरिएंटेड अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। अगर ये प्लेटफॉर्म आपके प्रिपरेशन में कहीं भी अगर आपको लगे कि हेल्प करता है तो आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और जितने भी लोग आपके जान पहचान के हैं जो कि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको इस चैनल को शेयर करिए और उन्हें भी बताइए हमारे पूरे एफर्ट के बारे में जो भी हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ इसी के पैरेलल हमारी वनडे एग्ज़ाम्स के ओरिएंटेड भी एक चैनल हैं इसी नाम से, चूँकि इस चैनल का नाम है अपक्यू CSC अकेडमी और जो वनडे एग्ज़ाम का प्लेटफॉर्म है उसका नाम है अपक्यू वनडे अकेडमी, जिस पे सिर्फ वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होती हैं। जैसे अभी लेखपाल का हो रहा है उस पर प्रिपरेशन चल रही है, प्रैक्टिस सीरीज चल रहे हैं लेखपाल के एग्ज़ाम के, फिर पेट का स्टार्ट होगा, ऐसे पुलिस यूपी पुलिस कांस्टेबल का स्टार्ट होगा, इसी तरीके से जो भी चीज़ें आएंगी वो उस पर स्टार्ट होंगे। चूँकि फ़िलहाल ये तो रही उस चैनल की बातें, लेकिन इस प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो ये हमारा सिविल सर्विस के ओरिएंटेड हैं। इसकी पूरी इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को कल बताया था। आपने सभी, अगर आपने वो वाला वीडियो देखा होगा जिसमें सभी एजुकेटर अपने अपने विषय से संबंधित चीज़ों को आपको बताए हैं, तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग कितनी सारी एफ़र्ट को करने वाले हैं यहाँ पे। ओके, फ़िलहाल ये सब तो रही बात की बातें, आते हैं हम अपने इस क्लास के ऊपर। आप जैसा कि जानते हैं अभी तक मैंने आप लोगों को इकोनॉमी के परिचय के ऊपर क्लास दिया था। परिचय का मतलब यहाँ होता है सिलेबस डिस्कशन से नहीं, सिलेबस एक अलग पार्ट हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो पहला चैप्टर होता है भारतीय अर्थव्यवस्था, एक परिचय, जिसमें हमने इकोनॉमी क्या होती है, उसके क्या टाइप्स हैं, ये सारी चीज़ों को देखा था। फिर मैंने आपको 2 पार्ट में राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम पढ़ाया था। ठीक है, अब उनसे रिलेटेड जो MCQ बन सकते थे उसके ऊपर भी जैसी हमारी कमिटमेंट रही है कि पिछले 6 दिन में आप जो भी पढ़ेंगे उसके ऊपर आपकी MCQ प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो पिछले 6 दिनों में आपको लगता होगा कि सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ाए गए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग को 1 वीक हुआ है स्टार्ट किए ही, तो पिछले 6 दिनों में और भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं, जैसे कि UPSC की स्ट्रेटजी क्या है, UPSC का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, फिर इकोनॉमी का सिलेबस डिस्कशन, देन हम लोग अपने टॉपिक पे आए हैं। तो इस प्रकार से इस वीक हमारा जो सेक्शन रहा उसमें सिर्फ 2 चैप्टर ही कवर हो पाए हैं और उसी के ऊपर MCQ भी मैंने आप लोगों से कम 22 से 25 MCQ मैंने आपसे कराए भी हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये तो हैं वो बातें जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आज का जो हमारा सेक्शन है, जो कि आप बोर्ड पे ऑलरेडी मेंशन देख सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास का टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आर्थिक विकास की टॉपिक को अगर हम देखें, इस चैप्टर का जो हमारा इम्पॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप 2020 का 2019 का मेंस का क्वेश्चन देखते हैं तो इस सेक्शन से आपको मेंस के ठीक ठाक अच्छे क्वेश्चंस मिले हैं इकोनॉमी में। ठीक है, 20 में भी आया है इकोनॉमी का क्वेश्चन और उसके साथ साथ 19 में भी आया है और उसके प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चंस आए हुए हैं इस सेक्शन से रिलेटेड मेंस के। प्रीलिम्स में आप अगर इस सेक्शन से क्या आते हैं, अगर इसकी हम बात करें तो आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या फिर कोई मंथली मैगजीन पढ़ते होंगे तो आपको दिखता होगा इंडेक्स इन द सेंस कि जैसे वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। तो ये सारे जो इंडेक्स और रिपोर्ट हैं जो कि हमारे प्री के एग्ज़ाम के ओरिएंटेड बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये भी इसी चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि जो इसका थ्योरी वाला सेक्शन है वो आपके मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है और जो इसका इंडेक्स और रिपोर्ट का सेक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है आपके प्रीलिम के एग्ज़ाम के लिए। ऐसा नहीं है कि ये सारे जो थ्योरी हम पढ़ाने वाले हैं वो प्री के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आप उन चीज़ों को कहीं भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आप इंडेक्स पता होगा, अगर आप गरीबी के ऊपर कोई आंसर राइटिंग कर सकते हैं, आपको गरीबी के ऊपर के इंडेक्स पता होंगे, रिपोर्ट सूचनाएं पता होंगी, तो आप अगर उसको आंसर में अपने मेंशन करते हैं तो उसका बहुत अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिलहाल ये सब बातें तो होती रहेंगी, जो भी इम्पोर्टेंस थी वो मैंने आपको बताया इस टॉपिक से रिलेटेड। अब हम आते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं
इसके पूरे जो भी थियोरी वाले पॉइंट हैं, जैसे कि इन दोनों की परिभाषा क्या है, सबसे पहले तो आर्थिक समृद्धि होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। देन हम लोग यहाँ जानेंगे कि आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में अंतर क्या है और कैसे ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं और कैसे भिन्न हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले पॉइंट के अंतर्गत जानेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये हमारा पहला पॉइंट। सेकंड जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर, दोनों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इस पॉइंट का मतलब ये है कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को कौन कौन से ऐसे कारक हैं, ऐसे फैक्टर हैं जो कि प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों में परिवर्तन आता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास जो है वो आर्थिक अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन हैं। ठीक है, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, ये दोनों क्या हैं, आर्थिक क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन हैं और ये परिवर्तन सस्टेनेबल होते हैं, दीर्घकालिक होते हैं, क्षणिक नहीं। अगर कोई परिवर्तन अल्पकालिक है, जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रीय आय में अल्पकालिक वृद्धि हुई है, कुछ टाइम के लिए नेशनल इनकम बढ़ गया है, फिर बाद में कम हो रहा है, तो ये जो क्षणिक परिवर्तन होता है इसको इसमें नहीं शामिल करते हैं। इन दोनों के अंतर्गत हम लोग दीर्घकालिक सतत परिवर्तन जो होते हैं उनको हम लोग शामिल करते हैं, और किसी भी इकोनॉमी के आर्थिक क्रियाओं में होने वाला लॉन्ग टर्म का जो चेंज है उसको हम लोग आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के अंतर्गत लाते हैं। ठीक है, ये तो खैर इनके अंतर से रिलेटेड चीज़ें हो गई। अब हम लोग ये देखेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत कि आर्थिक समृद्धि को ऐसे कौन से कारक प्रभावित करते हैं जब इसमें परिवर्तन आता है, आर्थिक विकास को ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं जब उसमें परिवर्तन आता है। तो उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट यहाँ पर हमने मेजर किए हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं। जैसे प्राकृतिक संसाधनों का क्या प्रभाव पड़ता है जिस वजह से इन दोनों में चेंजेस आती है, पूंजी निर्माण का क्या इफेक्ट पड़ता है, पूंजी उत्पाद अनुपात का क्या प्रभाव पड़ता है, औद्योगिकरण की तीव्र वृद्धि से क्या इम्पैक्ट पड़ता है आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास के ऊपर, तकनीकी उन्नति, राजनीतिक कारक, मानव संसाधन, उद्यमशीलता, ये सारे जो फैक्टर हैं, जो पॉइंट हैं, इन सभी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है जिससे उन दोनों में परिवर्तन होता है, चेंजेस आती हैं। अब इसके बाद तीसरा सेक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आर्थिक समृद्धि एवं मानव विकास में संबंध। आर्थिक समृद्धि एवं मानव विकास में क्या संबंध है, इकोनॉमिक ग्रोथ का ह्यूमन डेवलपमेंट में। अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ हो रही है तो उसका हम जैसे लोगों का क्या रिलेशन बैठ सकता है, किस प्रकार से बन सकता है, तो इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसमें क्या क्या पॉइंट है। आय एवं आर्थिक अवसरों का बेहतर व न्यायोचित वितरण, शिक्षा एवं कौशल विकास का बेहतर होना, पुरुषों एवं महिलाओं में अवसर की समानता होना, उत्पादक परिसंपत्तियों का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके। इन पॉइंट्स को हम डिटेल में जानेंगे, एक एक पॉइंट को हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो हम लोग जानेंगे कि आर्थिक समृद्धि का मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट से क्या रिलेशन है, किस प्रकार से संबंध बैठता है। फिर हमारा चौथा यहाँ पर फैक्टर आता है आर्थिक विकास विहीन आर्थिक समृद्धि। अब चूँकि आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास दो अलग अलग पॉइंट हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ और आर्थिक विकास का मतलब होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब अगर किसी अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना हो, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पर ये दिया गया है कि आर्थिक विकास विहीन आर्थिक समृद्धि अगर हो तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसमें से कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। असमानता व्याप्त होगी, पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होंगी, भ्रष्टाचार व्याप्त होगा,
सैन्य खर्च में वृद्धि होगी, सामाजिक समस्याओं एवं कुरीतियों को बढ़ावा मिलेगा। अब ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं इन सभी को मैं इलेबोरेट करूँगी, अच्छे से आपको समझाऊंगी, अच्छे से आप समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है एज वेल एज ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमी के सेक्शन का कोई भी टॉपिक आप मिस आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये डायरेक्टली नहीं इम्पॉर्टेंट होंगे तो इनडायरेक्टली किसी न किसी और सेक्शन में ये जुड़े हुए मिलेंगे आपको, ठीक है, कहीं ना कहीं। क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट जब तक आप नहीं जानेंगे आप कैसे आगे की चीज़ों को पढ़ सकते हैं, आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं, तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इसको 2 पार्ट में आपको बताऊंगी। इस पार्ट में तो मैं इन सभी चीज़ों का इलेब्रेशन करूंगी, इन्हीं सब चीज़ों को डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। दूसरे पार्ट में जितने भी इंडेक्स रिपोर्ट अब तक के हैं आए हैं उन सभी के ऊपर मैं आपको क्लास दूंगी। जो चीज़ें रह जाएंगी तो आप उनको बाद में देखिएगा, खैर उसके ऊपर हम दूसरे क्लास में बात करेंगे। इस क्लास में इतनी चीज़ों को हम अच्छे से डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। आर्थिक समृद्धि की अगर हम बात करें तो आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत ऐसे चीज़ों को देखा जाता है जिनको मापा जा सके, तौला जा सके, ठीक है। यानी कि आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत ऐसे परिवर्तन आते हैं जिनको मापा जा सके, जिनको क्या किया जा सके, मापा जा सके। यानी कि कैसे होते हैं, परिमाणात्मक परिवर्तन, इसके अंतर्गत परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। जैसे जीडीपी में वृद्धि, नेशनल इनकम में वृद्धि, तो ये सारे जो चीज़ें हैं इनको मापा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये मनी होती है, पैसा होते हैं, वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रोडक्शन से जो हमारे जीडीपी में ग्रोथ होता है, इनकम में, वो सारी चीज़ें आती हैं, तो इनको मापा जा सकता है, नापा जा सकता है, काउंट किया जा सकता है, इनका परिमाण निकाला जा सकता है। तो आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत ऐसे परिवर्तन होते हैं जो कि परिमाणात्मक होते हैं, जिनको मापा जा सके, ठीक है। और अगर हम बात करें आर्थिक विकास की, तो आर्थिक विकास में आर्थिक समृद्धि की चीज़ें तो होती ही हैं, उसके साथ साथ कुछ गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आप जानिए कि इसमें परिमाणात्मक प्लस गुणात्मक परिवर्तन, परिमाणात्मक प्लस गुणात्मक परिवर्तन आपको इसमें मिलता है। अब आप कहेंगे परिमाणात्मक, तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे परिवर्तन जिनको नापा जा सके, मापा जा सके, जिनको काउंट किया जा सके, जैसे कि जीडीपी में परिवर्तन होता है, नेशनल इनकम में परिवर्तन होता है समय के साथ साथ, इनको हम काउंट कर सकते हैं, तो वो हो गए परिमाणात्मक परिवर्तन। अब गुणात्मक परिवर्तन क्या होते हैं, इनकी अगर हम बात करें तो इसका जो तात्पर्य है वो होता है जीवन की गुणवत्ता में सुधार से, ठीक है। इसमें शामिल होता है क्या, ऐसे परिवर्तन जो व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सके, जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सके। गुणात्मक परिवर्तन में ऐसे फैक्टर शामिल होते हैं जो किसी भी व्यक्ति या पूरे मानव समाज, पूरे देश की जो हमारी पब्लिक है, जो समाज है, उनके जीवन में गुणात्मक सुधार ला सके, उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ा सके। और अगर इसको देखा जाए तो इसमें जो लक्ष्य निर्धारित होता है, इसका जो लक्ष्य होता है, आर्थिक समृद्धि का जो लक्ष्य होता है, जैसे कि मैंने बताया कि जीडीपी में डेवलपमेंट हो, बढ़े वो, जीडीपी की ग्रोथ हो, आज अगर 1 लाख है तो कल 2 लाख हो, मतलब काउंटेबल चीज़ों का इसका लक्ष्य होता है कि बस दीर्घकालिक वृद्धि हो जीडीपी की, नेशनल इनकम की, बस बढ़ता रहे, ग्रोथ होता रहे, इकोनॉमी में पैसे बढ़ते रहें, तो यहाँ पर उसका वो मतलब हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें आर्थिक विकास की, तो इसमें लक्ष्य रखे जाते हैं कि कुपोषण हो गया, भूखमरी हो गया, बेरोजगारी हो गई, निरक्षरता हो गया,
ये सारी चीज़ें हैं वो प्रगतिशील रूप से क्या हो, कम हो। ठीक है, इनका मतलब होता है, देखिए आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है आर्थिक रूप से वृद्धि जो कि कैसी हो, दीर्घकालिक हो। ओके, कैसी हो, दीर्घकालिक हो। और ये ऐसी चीजें होती हैं जो कि क्या होती हैं, काउंटेबल होती हैं। जैसे रुपए पैसे वाली वृद्धि जो होती है वो आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत आती है। इसका जो लक्ष्य होता है वो होता है कि कुपोषण, भूखमरी, बेरोजगारी, निरक्षरता, इन सब चीजों में प्रगतिशील रूप से कमी आए। यानी कि ये डे बाय डे क्या हो, ये इनमें कमी आए, कुपोषण में कमी आए समय के साथ साथ, भूखमरी की समस्या कम हो, बेरोजगारी की समस्या कम हो और निरक्षरता अपने यहाँ से कम हो, यानी कि लोग साक्षर हों। तो प्रगतिशील रूप से कमी का तात्पर्य ये है कि ना सिर्फ कम हो, कम होने का मतलब ये है कि लोग, अगर निरक्षरता कम होगी तो लोग शिक्षित होंगे, बेरोजगारी कम होगी तो मतलब लोगों को रोजगार मिलेगा, भूखमरी कम होने का मतलब है कि लोग भूखे पेट नहीं सोएंगे, सबको भोजन मिलेगा, कुपोषण कम होने का मतलब है कि बीमारी का, स्वास्थ्य का स्तर गिरेगा और लोगों में स्वास्थ्य की संभावनाएं का वृद्धि होगा। तो इसको बोलते हैं प्रगतिशील वृद्धि। इन सब चीज़ों में प्रगतिशील वृद्धि हो, ये है किसका लक्ष्य, ये है आर्थिक विकास का लक्ष्य। और आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य होता है कि बस रुपए पैसे बढ़े, आर्थिक रूप से वृद्धि हो, सामाजिक रूप से नहीं। इसका जो लक्ष्य होता है वो व्यक्तिनिष्ठ होता है और आर्थिक समृद्धि का जो लक्ष्य होता है वो होता है वस्तुनिष्ठ होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे शॉर्ट में अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं, आर्थिक समृद्धि का जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है, वस्तुनिष्ठ होता है। और इसका क्या होता है, व्यक्तिनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ लक्ष्य होता है। ठीक है, ये हमेशा समाज की बात करता है, आर्थिक विकास हमेशा समाज की बात करता है। आर्थिक विकास के अंतर्गत आर्थिक समृद्धि स्वयं शामिल होता है। अगर आप देखिए, अगर आपको किसी अपने देश के अंतर्गत से कुपोषण हटाना है, भूखमरी हटाना है, निरक्षरता हटाना है, बेरोजगारी हटाना है, तो आपके देश में पैसे भी तो होने चाहिए। इसीलिए आर्थिक विकास जो है वो परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन को लेकर के चलता है। यानी कि आर्थिक समृद्धि तो हो ही, उसके साथ साथ मानव का कल्याण भी हो, समाज का कल्याण भी हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आर्थिक विकास के अंतर्गत आती हैं और इसीलिए आर्थिक विकास जो है वो एक विस्तृत अवधारणा है और आर्थिक समृद्धि जो है वो एक संकीर्ण अवधारणा मानी जाती है कि एक छोटी अवधारणा है, वो सिर्फ रुपए पैसे और इकोनॉमिक डेवलप ग्रोथ से ही रिलेटेड है और आर्थिक विकास एक विस्तृत अवधारणा है। अगर हम लोग देखें कि आर्थिक विकास में शामिल क्या क्या हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं जैसे संसाधनों की आपूर्ति हो सके, संसाधनों की आपूर्ति होगी तभी रोजगार उत्पन्न होंगे, तभी उनका यूटिलाइजेशन हो पाएगा और लोगों को रोजगार प्रोवाइड हो पाएगा। पूंजी की दर बढ़े, पूंजी बढ़े समाज में, संसाधन ज़्यादा होंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो निर्यात ज़्यादा रहेगा और निर्यात जब ज़्यादा रहेगा तो हमारे यहाँ की कैपिटल बढ़ेगी, पूंजी बढ़ेगी और जब पूंजी बढ़ेगी तो निवेश ज़्यादा हम कर पाएंगे अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंतर्गत। ये सारी चीज़ें। फिर जैसे प्रौद्योगिकी बढ़े, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कम से कम संसाधनों में भी अच्छी सी चीज़ें करनी है तो आपको तकनीकी उन्नति करना ही पड़ेगा। कौशल और कार्यकुशलता को बढ़ाया जाए, लोगों को, जैसे हमारे यहाँ मानव संसाधन की बहुलता है, लेकिन उस मानव संसाधन को अगर कुशल बनाएंगे, कौशल करेंगे, उनको हम ट्रेन करेंगे अच्छे अच्छे चीज़ों के लिए ताकि वो स्टार्टअप कर सके नए नए और खुद इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सके, तो ऐसे क्या होगा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी और हमारा जो समाज है वो भी बदलेगा।
उसकी क्वालिटी इनहेंस होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा हो, शिक्षा की बेहतर सुविधा हो, ये सब के वजह से हमें एक अच्छा मानव संसाधन प्राप्त होगा, एक अच्छी सोसाइटी प्राप्त होगी। और अगर मानव संसाधन कुशल है, कार्य कुशल है, गुणवत्तापूर्ण है, तो उसका इम्पैक्ट हमें अपने इंडिया की इकोनॉमी के अंतर्गत मिलेगा, सोसाइटी के अंतर्गत देखने को मिलेगा। और इस प्रकार से हमारा जो अर्थव्यवस्था है उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट होगा, ऑल ओवर डेवलपमेंट होगा, ना सिर्फ एक डेवलपमेंट कि हाँ बस पैसे ही बढ़ रहे हैं, पैसे बढ़ते चले जा रहे हैं और जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो रहा है। अक्सर ये होता है कि पैसे तो बहुत बढ़ गए हैं लेकिन सामाजिक रूप से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। हमारे पास अच्छे खासे जीडीपी हैं, अच्छे खासा नेशनल इनकम है, लेकिन अगर वही देखा जाए तो भुखमरी है, रोजगार का हालत ख़राब है, हमारे यहाँ साक्षर लोगों की संख्या कम है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये कहीं ना कहीं सही नहीं होती हैं। सिर्फ आर्थिक समृद्धि का बढ़ना कभी सही नहीं होता है। अगर किसी देश को हम कहते हैं वो डेवलप कंट्री है, तो सिर्फ उसके यहाँ पैसे रुपए ही नहीं बढ़ते, उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है, आर्थिक विकास होता है, ना कि आर्थिक समृद्धि होता है। आर्थिक समृद्धि सिर्फ पूंजी को बढ़ाती है, कैपिटल को बढ़ाती है, पैसे को बढ़ाती है। आर्थिक विकास पूरे मानव समाज का कल्याण करती है। ठीक है, तो ये इन दोनों का संबंध रहा और इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस रहा। ठीक है, तो इसको आई होप आप समझ चुके होंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी मैंने यहाँ पर फ्रेमवर्क किया है अच्छे से। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर, जो कि है दोनों को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, कैसे इनमें चेंजेस आती हैं, आर्थिक समृद्धि में कैसे चेंजेस आती हैं, आर्थिक विकास में कैसे चेंजेस आती हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग अब समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हम बता दें कि प्राकृतिक संसाधन हमारा पहला पॉइंट है। प्राकृतिक संसाधन का क्या प्रभाव पड़ता है जिस वजह से आर्थिक समृद्धि जो है वो बढ़ती है, यानी कि हमारे जीडीपी में ग्रोथ होता है, नेशनल इनकम में ग्रोथ होता है, या फिर हमारे समाज में डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। तो उसमें इसका क्या योगदान है अगर हम बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत आते क्या क्या हैं। मिट्टी हो गई, जंगल हो गए यानी कि फॉरेस्ट, वन हो गए, खनिज तेल हो गए, अच्छा जलवायु हो गया, अच्छी नदी प्रणाली हो गई। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये आती हैं हमारे प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत। इतना आप समझ लिए होंगे तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसको ले सकते हैं, फिर मैं आपको इधर लिख के हर चीज़ बताऊँगी इसके बारे में। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन की हम बात कर रहे थे। पहला पॉइंट हमने ऑलरेडी देख ही लिया है, परिभाषा एवं अंतर को। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर, जिसमें प्राकृतिक संसाधन की, जैसे मैं कह रही थी, इसमें क्या क्या शामिल होते हैं। एक तो गुणवत्तापूर्ण मिट्टी या मृदा, दूसरा अच्छी नदी प्रणाली, वन संपदा, खनिज तेल की प्रचुरता। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। गुणवत्तापूर्ण मृदा हो यानी कि मिट्टी की जो क्वालिटी हो वो गुणवत्तापूर्ण हो, जिसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होता हो, बंजर ना हो, अच्छी हो, जिसमें अनाजों का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ऐसी टाइप की मृदा हो। उसके बाद नदी प्रणाली ऐसी हो कि सिंचाई की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो, अच्छे से नदी तंत्र विकसित हो, ऐसा संसाधन हो प्राकृतिक हमारे पास। और वन संपदा यानी कि फॉरेस्ट रिजर्व ऐसे हों कि हमें काफ़ी सारे जो जंगलों से हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं, जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है वो हमें इजीली अवेलेबल हो जाए प्राकृतिक रूप से। और जो खनिज तेल हमें मिलते हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, डीजल, पेट्रोल डीजल, ये सारी चीज़ें जो हो गई, तो खनिज तेल जो है वो प्रचुर हो, तो ये सारे प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री हो, अगर वहाँ पे ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, तो इसका अगर सही से दोहन कर लिया जाए तो इससे क्या होता है, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है
वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है, वो बढ़ती है। ठीक है, हमारे पास मिट्टी अच्छी है, नदी तंत्र अच्छा है, फॉरेस्ट रिजर्व अच्छा है, खनिज तेल की प्रचुरता है, तो इसका हम लोग दोहन करेंगे, यूज़ करेंगे अपनी अर्थव्यवस्था में इन चीज़ों का, तो इससे हमें क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगा, हमारी अर्थव्यवस्था का विकास होगा, हमारी जीडीपी बढ़ेगी अगर हम इसका सही से यूज करते हैं तो। और इसके वजह से लोगों को रोज़गार भी प्राप्त होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि क्षेत्र में आएंगे, लोग औद्योगिक क्षेत्र में अगर रोज़गार उत्पन्न होगा इन चीज़ों के माध्यम से, तो लोगों को औद्योगिक सेक्टर के अंतर्गत रोज़गार प्राप्त होगा, रोज़गार मिलेगा। तो इस प्रकार से ह्यूमन जो पूरे डेवलपमेंट है वो भी होगी, और साथ ही साथ हमारी जो जीडीपी है वो भी इंक्रीज़ होगी। हालांकि अगर हम देखें तो आर्थिक समृद्धि में ये फैक्टर उतना काम नहीं करता है, क्योंकि ऐसे देश हैं स्विट्ज़रलैंड जैसे, जहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की बहुत कमी है, लेकिन अगर वहाँ की क्वालिटी को देखा जाए तो वो यूएसए, ब्रिटेन, इन सबको टक्कर देते हैं। वहाँ की पर कैपिटा इनकम अच्छी है, वहाँ का जीडीपी अच्छा है, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो ये फैक्टर जो है ये काम तो करता है, लेकिन उस प्रकार से नहीं करता है कि सिर्फ इसका होना उतना भी महत्वपूर्ण नहीं है। इसके ना होने से किसी देश को कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो हमारे पास नहीं है, आज वैश्विक बाज़ार का पूरा ज़माना चल रहा है, हम बाहर से मंगा लेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि प्राकृतिक संसाधन, जैसे हमारे देश की अगर हम बात करें तो हमारे पास प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, हमारे पास नदियाँ हैं, हमारे पास जंगल हैं, हमारे पास मिट्टी है, हमारे पास खनिज तेल की हालांकि उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग बाहर से तो मंगाते हैं। बाकी प्राकृतिक संसाधनों की हमारे यहाँ प्रचुरता है, भरी पड़ी है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन सही से नहीं है, दोहन सही प्रकार से नहीं है, जिस वजह से विकास की जो प्रक्रिया हैं वो उतनी फास्ट हमारे यहाँ नहीं हो पाई हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं इनकी प्रचुरता और इनकी कमी का किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब आता है पूंजी निर्माण का टॉपिक। ठीक है, पूंजी निर्माण, इसका यहाँ पर तात्पर्य होता है कि किसी भी कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, बचत करना चाहिए। ठीक है, इसको आप यहाँ पर समझिएगा। अगर आपको अपनी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ चाहिए तो आपको पूंजी निर्माण की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि आपको राष्ट्रीय आय से व्यय को कम कर बचत को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी देश की नेशनल इनकम की जो सेविंग्स होती हैं, जो बचत होती है, वही उस देश की पूंजी होती है, वही उस देश की क्या होती है, कैपिटल होती है। आप लोग जब भी बजट पढ़ते होंगे तो आप लोग पढ़ते होंगे ना, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू तो राजस्व होता है, किसी देश का राजस्व होता है, लेकिन कैपिटल क्या होती है, उस देश की पूंजी होती है। पूंजी का मतलब ये होता है कि पूरा खर्च करने के बाद, पूरा व्यय करने के बाद आपके पास बचत कितना बच रहा है, किसी कंट्री के इकोनॉमी में सेविंग्स कितनी है, बचत कितना है, उसका बचत खाता क्या है। वो बचत खाता उस देश की कैपिटल होती है, पूंजी होती है। अगर किसी देश के पास पूंजी ज़्यादा होगी, पूंजी का निर्माण जो है वो अगर आपके कंट्री में अगर वो ज़्यादा होगा तो उससे क्या होता है कि आप इन्वेस्ट ज़्यादा कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है, कैपिटल हाई है, तो आपका क्या होगा, निवेश जो होगा वो भी क्या होगा, हाई होगा। आप अपने यहाँ की औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत निवेश कर पाएंगे। निवेश अगर ज़्यादा रहेगा तो आपका उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो आपका निर्यात ज़्यादा होगा, निर्यात ज़्यादा होगा तो दूसरे देशों से आपकी निर्भरता जो होगी वो क्या होगी, कम होगी, और आपके यहाँ रोजगार का सृजन होगा, रोजगार सृजन ज़्यादा होगा। और जब आपके यहाँ प्रोडक्शन और ये सारी चीज़ें ज़्यादा होंगी तो आपके यहाँ एफडीआई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी,
आकर्षित होगी, आएगी। FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आपके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेनर्स आएंगे जो इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो ये सारे फैक्टर यहाँ पर होते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आपके घर की ही बात आए, आपके पास अगर बचत है, आप अगर महीना के 30,000 रुपया कमाते हैं और अगर आप कैसे भी करके 10,000 रुपये 8,000 रुपये महीना में बचा लेते हैं, सेविंग कर लेते हैं, तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, उन पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस इन्वेस्टमेंट से आप अपनी जो एक्स्ट्रा इनकम है उसको इन्हेंस कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो देश है हमारा, अगर उसके पास पूंजी होगी, उसके पास कैपिटल होगा, बचत होगा, तो वो हमारे जो देश में जितने भी औद्योगिक गतिविधियां चल रही हैं उसमें इन्वेस्ट कर पाएगा, लोगों को अच्छा श्रम मिलेगा, हमारी जो इंडस्ट्री है उसको अच्छी मशीनें मिलेंगी। तो इन चीज़ों को खरीदने में, इन चीज़ों के क्षेत्र में हमारा देश अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। भारी मशीनें आएंगी बड़ी बड़ी और अच्छे से लोगों को श्रम सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो इससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा। बचत को हम लोग हमेशा इन्वेस्ट ही तो करते हैं, निवेश ही तो करते हैं, उसको रखे थोड़ी रहेंगे देखने के लिए। निवेश करेंगे तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो निर्यात बढ़ेगा। हम जो दूसरों से मंगाते हैं वो हम दूसरों को बेचेंगे, हमारा आयात डिक्रीज होगा, निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज होगा। इससे क्या होता है कि हमारी जो छवि होगी वो वैश्विक स्तर पर अच्छी होगी। लोगों को लगेगा कि भाई इसके यहाँ प्रोडक्शन बड़ा होता है, इंडिया बहुत प्रोडक्टिव कंट्री है, तो हम क्या करते हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। तो FDI हमारे यहाँ आकर्षित होगी। फिर इससे क्या होगी, लोगों को रोजगार मिलेगी, रोजगार सृजन अधिक होगा और भारत की जो अन्य देशों पर निर्भरता है वो कम होगी। आज का अगर हम देखें जो हमारे यहाँ की हालात हैं, हमारे मार्केट में चीज़ों को बेचने के लिए पड़ोसी देश में अपनी फैक्ट्री बैठाते हैं, अपनी कंपनी बैठाते हैं, वहाँ पर प्रोडक्शन कराते हैं और हमारे यहाँ ला करके बेचते हैं। तो ये इसलिए होता है ना, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी ट्रांसपेरेंसी कम है, हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी कुछ कानूनी गतिविधियाँ भी हैं जो सही नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इस वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा आने में घबराते हैं, डरते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। फिलहाल पहले की अपेक्षा तो अब बहुत सही हो गया, लेकिन फिर भी और बेहतर किया जा सकता है ये। तो ये पूंजी निर्माण का ये टॉपिक हो गया। अब हम लोग आते हैं हमारे तीसरे टॉपिक के ऊपर, जो कि है क्या, पूंजी उत्पाद अनुपात। पूंजी उत्पाद अनुपात का तात्पर्य होता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन होता है उसमें एक इकाई उत्पादन पर लगने वाला पूंजी यानी कि कैपिटल। इसको आप समझिए। पूंजी उत्पाद अनुपात की अगर हम बात करें, उत्पादन पर लगने वाली पूंजी इकाई। जैसे मान लीजिए किसी एक वस्तु के उत्पादन में, एक उत्पादन पर, किसी एक प्रोडक्ट के उत्पादन में 3 रुपया लगा है, 3 इकाई पूंजी लगी है, तो वो रेशियो बनता है 3:1 का। ठीक है, पूंजी उत्पाद अनुपात में अगर आपको एक सामान बनाने के लिए 3 रुपया देना पड़ा है तो आपका रेशियो बनेगा 3:1 का, यानी कि आपके यहाँ पूंजी ज़्यादा लगी है, प्रोडक्शन कम हुआ है। अगर आप 1 रुपये पे एक सामान बनाते हैं तो आपका जो पूंजी उत्पाद अनुपात होगा वो बराबर का होगा। और इसमें क्या होगा, आपका पूंजी उत्पाद अनुपात क्या होगा कि वो बहुत हाई होगा, यानी आप पूंजी बहुत लगा रहे हैं उसके हिसाब से आपको प्रोडक्शन जो है लेस। पूंजी हाई, प्रोडक्शन लेस। अगर ये 1:1 का रहेगा तो ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल टू रहेंगे, बराबर रहेंगे। अगर ये 1:3 रहेगा, यानी 1 रुपया लगा के आपको 3 प्रोडक्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर पूंजी आपका हाई रहेगा, पूंजी आपका लो रहेगा और प्रोडक्शन आपका हाई रहेगा। ठीक है, तो ये होता है पूंजी उत्पाद अनुपात, यानी कि प्रति इकाई उत्पादन पर लगने वाला जो आपका पूंजी है वो, इसको हम लोग बोलते हैं उत्पादन, पूंजी उत्पाद अनुपात। इसी में एक टर्म आता है वर्धमान पूंजी उत्पाद अनुपात। इसी में एक टर्म आता है वर्धमान पूंजी
उत्पाद अनुपात। इसमें यही चीज़ दिखाया जाता है कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में कम पूंजी पर ज़्यादा उत्पादन हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वर्धमान पूंजी अनुपात, ICOR। इसको आप लोग हमेशा कहीं ना कहीं लिखा हुआ देखे होंगे ICOR में। इसमें क्या होता है कि जो पूंजी होती है वो कम होती है और उत्पादन जो होता है वो कम पूंजी में ही हाई होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वर्धमान पूंजी उत्पाद अनुपात, ICOR। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट और आपका रेशियो, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इसके अंतर्गत ICOR के अंतर्गत पूंजी कम लगती है और उत्पादन जो होता है वो हाई रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्धमान पूंजी उत्पाद अनुपात, ICOR। और पूंजी उत्पाद अनुपात आई होप आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हमारा चौथा पॉइंट होता है औद्योगिकरण की तीव्र वृद्धि। औद्योगिकरण की अगर तीव्र वृद्धि होगी, इंडस्ट्री बढ़ेगा, हमारे यहाँ का इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ेगा, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्राप्त होगा, और रोजगार प्राप्त होगा लोगों को तो हमारे यहाँ पर जो बेरोजगारी की समस्या है उसमें कमी आएगी, आर्थिक रूप से विकास होगा हमारे देश का ही, और साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी भी ग्रोथ करेगी। हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा साथ ही साथ उसके वजह से क्या बढ़ता है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है, यानी कि निर्यात बढ़ता है। निर्यात बढ़ता है तो हमारे यहाँ पर निर्भरता कम होती है, निर्भरता कम होती है तो FDI आकर्षित होती है। तो ये प्रकार से पूरा ये चलता है सर्कुलर में, एक पूरा इसका सर्कुलर मोशन चलता है। औद्योगिकरण में वृद्धि होती है तो इससे हमारे रोजगार का सृजन होता है, GDP ग्रोथ करती है ह्यूमन, और उसके साथ ही साथ हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा ये वाला पॉइंट। फिर आता है हमारा तकनीकी उन्नति। टेक्निकल जो उन्नति है वो भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास तकनीकी उन्नति है तो आप कम संसाधनों में भी अच्छी प्रकार से उत्पादन कर पाएंगे। आपके पास ज़मीन कम होगी, लेकिन अगर आपके पास अच्छे तकनीकी वाले बीज होंगे तो आप उसी कम ज़मीन में भी अच्छा खासा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तकनीकी में क्या होता है कि कम संसाधन होने पर भी आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी अर्थव्यवस्था में टेक्निकल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास अच्छी मशीनें हैं, पावरफुल बड़ी बड़ी मशीनें हैं, तो वो आपका बहुत सारा समय कम करेंगे। अगर आपका समय कम लगेगा तो आपको और चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। तो आप जो चीज़ें 2 दिन में बना रहे थे वो हो सकता है आप 1 ही दिन में बना दें, तो आपका 2 टाइम जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, 2 टाइम आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा और प्रोडक्शन कर पाएंगे, और इस वजह से आपकी फिर से वही बात कि आपका निर्यात बढ़ेगा, आपकी FDI आएगी, आपके यहाँ रोजगार का सृजन होगा। ये सारी चीज़ें इसमें भी आती हैं, और इस तरीके से आपका ये टेक्निकल जो उन्नति है ये आपके अर्थव्यवस्था की GDP में भी ग्रोथ कराता है, और साथ ही साथ ये आपके डेवलपमेंट में भी काम आएगा। ठीक है, तो खैर ये सारी चीज़ें यहाँ तक हो गई। अब आता है राजनीतिक कारक। ठीक है, राजनीतिक कारक की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं किसी भी देश की इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि उस देश में इंटरनल पीस हो। ठीक है, आंतरिक शांति हो, आंतरिक रूप से वहाँ पर स्थिरता हो। ये आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे आपने अफ़गानिस्तान को फिलहाल पीछे कुछ दिनों में आपने देखा होगा अफ़गानिस्तान में जो चीज़ें हुई, क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, आंतरिक स्थिरता। आंतरिक स्थिरता बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी देश में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की ग्रोथ के लिए। आंतरिक स्थिरता अगर रहेगी तो आपका ग्रोथ भी होगा, डेवलपमेंट भी होगा, ये दोनों चीज़ें आपकी बढ़ेंगी। कैसे? अगर आप ये मान के चलिए कि आपके देश के पास बहुत पैसा है, लेकिन
पॉलिटिकल जो है स्टेबिलिटी नहीं है, अनस्टेबिलिटी ज़्यादा है। हमेशा कुछ ना कुछ मुद्दे उखड़ते रहते हैं, समाज में विद्रोह बनी है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है, कभी कहीं दंगे हो रहे हैं, कभी फसाद हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर हमारे समाज में होंगी और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहेगी तो इससे क्या रहता है कि इकोनॉमी के ऊपर भी, उसके ग्रोथ में भी इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये सही से ग्रोथ नहीं कर पाता है अगर राजनीतिक फैक्टर अच्छे से काम न करें। प्रशासन की अगर हम बात करें, अगर प्रशासन में यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, अगर वो पारदर्शिता नहीं रहेगी, भ्रष्टाचारिता ज़्यादा रहेगी, तो ऐसे में आप सोच के देखिए कि क्या लगता है आपको कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ सकती है? भ्रष्टाचार बढ़ेगा, धन का संकेंद्रण बढ़ेगा, काले धन समाज में ज़्यादा बढ़ चढ़ के आएंगे। इससे इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो ना हो पाएगा, और साथ ही साथ डेवलपमेंट की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। जो समाज में असमानताएँ आएंगी, गरीबी और अमीरी का जो खाई जो बढ़ता रहेगा वो सो अलग, और बेरोजगारी तो वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और जो आंतरिक सुरक्षा है वो खतरे में पड़ेगी सो अलग। तो ये सारी चीज़ें हैं जो राजनीतिक अस्थिरता में बहुत बड़ा मतलब कि काम करती हैं। अगर किसी देश में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है तो वो उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। अगर आपके देश में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है तो कोई भी विदेशी कंपनी आपके देश में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगी। ये लिखित रूप से ले लीजिए। कोई भी नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे, कोई भी नहीं चाहता कि वो अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करे या किसी ऐसे कंट्री में इन्वेस्ट करे जहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल इश्यूज चलती रहती हैं, समाज में आंतरिक रूप से कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती हैं। वहाँ पर कोई भी फॉरेनर जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते। वो बिजनेसमैन हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अब आता है मानव संसाधन और उद्यमशीलता। इन दोनों को हम एक साथ देखें। आप जानते हैं भारत जो है वो एक मानव संसाधन वाला देश है। हमारे पास मानव संसाधन की प्रचुरता है। अगर मानव संसाधन कुशल हो, यानी वो कार्य कुशल हो, कार्य करने वाला हो, तो उससे क्या होती है, उससे उत्पादन कार्यों में वृद्धि होती है। उत्पादन कार्यों में वृद्धि होती है तो इसकी वजह से क्या रहता है कि हमारे इकोनॉमी में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और कार्य कुशल कैसे होगा? अगर हमारे यहाँ पर उद्यमशीलता रहेगी, यानी कि लोगों को अच्छे अच्छे रोजगार, अच्छी अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, कौशल उनका विकास किया जाएगा, तो इस प्रकार से जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है वो एक सही दिशा में आगे बढ़ेगा और वो हमारी अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी देगा, अपनी जो पार्टिसिपेशन है उसको सुनिश्चित कर सकेगा, नए नए स्टार्टअप करेगा। ना कि वो जैसे अपने यहाँ देखते हैं सरकारी नौकरियों के लिए दंगे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो यूथ है वो अपने दम पे कुछ करना नहीं चाहते, क्योंकि उनके पास ऐसा प्रशिक्षण नहीं है, ऐसा कौशल नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है कि उनको अच्छा कौशल मिले, अच्छा प्रशिक्षण मिले, ताकि वो डिपेंडेंसी न रख पाएँ, खुद से नया स्टार्टअप करना चाहें। क्योंकि अगर आप स्टार्टअप करेंगे, नए नए चीज़ों का इन्वेंशन करेंगे तो और उसमें आप आगे बढ़ेंगे तो वो हमारी अर्थव्यवस्था में एक अलग ही परिवर्तन लेकर के आएगा। ना कि आप सरकार के खर्च पे रहिए और बैठ के अपना कमाइए खाइए, इससे वो ग्रोथ नहीं आता है। इसीलिए इकोनॉमी में ह्यूमन कैपिटल का, मानव संसाधन का कार्य कुशल होना बहुत आवश्यक है। ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी अर्थव्यवस्था को गिरा भी सकती है और उठा भी सकती है। क्योंकि हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल बहुत ज़्यादा है, यूथ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो हमें इसका यूज़ करना चाहिए हमारे देश के विकास में, हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभाव डालते हैं। अब हमारा तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है, इसको हम समझते हैं आर्थिक समृद्धि एवं मानव विकास में संबंध क्या है। आर्थिक समृद्धि एवं मानव विकास में क्या संबंध है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ का ह्यूमन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या रिलेशन बैठता है। आप ये समझ लीजिए कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो उसके साथ साथ यह भी ज़रूरी है कि मानव का भी विकास हो। ऐसा ना हो कि आप बस कैपिटल बढ़ाते जाइए, जीडीपी बढ़ाते जाइए और जो हमारी समाज है, ह्यूमन है, उनके लिए आप कुछ न करिए। ठीक है, तो ये भी सही नहीं है। सिर्फ अर्थव्यवस्था में जीडीपी बढ़ा करके ही देश का समुचित विकास नहीं किया जा सकता। ह्यूमन डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है, मानव का उच्च स्तरीय विकास भी बहुत ज़रूरी है किसी भी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से विकसित बनाने के लिए। अगर आप बहुत बड़ी जीडीपी कर लें लेकिन रोजगार का ही सृजन न कर पाएँ तो वो सही नहीं है। अवसर न मिले लोगों को, आर्थिक
जो हमारी प्रतिक्रियाएं हैं, हमारे समाज की जो पूरे फैक्टर हैं, इकोनॉमिक फैक्टर, वहाँ पर अगर ह्यूमंस को इक्वली पार्टिसिपेशन का मौका न मिले, उन्हें जॉब न मिले, तो इस वजह से किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो निरर्थक है, उसका कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर मैंने दिया है कि आय एवं आर्थिक अवसरों का समान एवं न्यायोचित वितरण होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या रहता है, अगर आप इनकम में और जो भी अवसर हैं उनको आप समान रूप से लोगों को देंगे, आप भेदभाव नहीं करेंगे, हर एक समाज के हर एक नागरिक को आप अपने यहाँ पर उनकी क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता, उनकी कार्य कुशलता के हिसाब से उनको अपने क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करेंगे, उन्हें जॉब देंगे, तो वो अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, जिससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ और बढ़ चढ़ के होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है शिक्षा एवं कौशल का बेहतर विकास। चूँकि जैसा कि हमने कहा कि हमारा जो कंट्री है वो यूथ बहुल वाला है, यानी कि युवा बहुल कंट्री है, और हमारे यहाँ की जो जनसंख्या है वो कार्यकुशल जनसंख्या है, जो कार्य कर सकती है। तो ऐसे में उनको शिक्षित करना बहुत आवश्यक है, उनका कौशल विकास करना बहुत आवश्यक है, उनको ट्रेन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब इंडस्ट्रियल आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक अच्छी ट्रेनिंग चाहिए होती है, सर्विस सेक्टर में भी काम करने के लिए एक अच्छी ट्रेनिंग चाहिए होती है। अगर आप उनको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं तो इससे क्या होता है, उनका कौशल विकास होता है और वो अच्छे से अपना बेहतर प्रदर्शन दे पाते हैं, और वो हमारे अर्थव्यवस्था को मानव विकास के साथ जोड़ती है, जिससे हमारा पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट सुनिश्चित होता है। फिर आता है पुरुषों एवं महिलाओं में समानता हो। ठीक है, समानता हो, समान भागीदारी हो। इसका तात्पर्य ये है कि आप किसी भी फर्म में, किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में या कहीं किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, लोगों को भर्ती कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर पुरुष और महिला में भी भेदभाव मत करिए कि ये महिला है तो ये इतने देर काम नहीं कर पाएगी, इसको छुट्टी चाहिए रहेगा, इसको कभी कुछ प्रॉब्लम होगी, कभी कुछ प्रॉब्लम होगी, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको छुट्टी चाहिए होगी, तो वो अब हमारा काम कौन करेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि लोग पुरुषों को ज़्यादा नौकरी देना पसंद करते हैं महिलाओं की अपेक्षाकृत। इस वजह से महिलाओं की जो भागीदारी है वो अर्थव्यवस्था में वो सुनिश्चित नहीं हो पाती हैं, और कहीं ना कहीं हम महिलाएं हमारे देश की आधी जनसंख्या हैं। अगर आप समाज में विकास करना चाहते हैं और उनको लेकर के नहीं चलेंगे तो ये भी बहुत प्रभाव डालती है समाज के ऊपर। इसीलिए आवश्यक है कि आप महिलाओं और पुरुषों को बराबर और समान अवसर दें, समानता के साथ उन्हें देखें, ताकि हमारे जो इकोनॉमी है उसका सही से ग्रोथ हो सके और इकोनॉमी में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट आता है उत्पादक परिसंपत्तियों का समान वितरण। उत्पादक जो परिसंपत्तियां हैं, यानी कि आर्थिक जो अवसर हैं, वो सभी को समान रूप से मिले, उसमें किसी के साथ भेदभाव न हो, जैसा कि मैंने ऊपर आप लोगों से बताया। अब आता है हमारा ये चौथा आखिरी पॉइंट कि आर्थिक विकास विहीन आर्थिक समृद्धि कैसी होगी। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर किसी अर्थव्यवस्था में सिर्फ जीडीपी बढ़े और उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट ना हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना हो, तो उसका मतलब क्या असर पड़ेगा हमारे समाज के ऊपर। आप ये सोच के देखिए कि आपके देश में या हमारे देश में सिर्फ अर्थव्यवस्था की जीडीपी बढ़ रही है, राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है, लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों को शिक्षा नहीं मिल रहा है, अच्छा जीवन स्तर नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध ना हो, तो इस वजह से होता क्या है कि उसके ग्रोथ का कोई मतलब नहीं होता है। असमानता में जैसे यहाँ पर देखिए असमानता व्याप्त होती है। ठीक है, सबसे पहले तो सिर्फ अगर ग्रोथ होगा, सिर्फ अगर आप मान के चलिए कि सिर्फ रुपए पैसे बढ़ेंगे, तो उसका संकेंद्रण कहीं एक जगह पर होगा, क्योंकि अगर उसमें लोगों को समान अवसर नहीं दिया जाएगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यही सारी चीज़ें तो हैं। शिक्षा पर खर्च हो, कार्य कुशलता पर खर्च हो, उद्यमशीलता पर खर्च हो, कौशल विकास में खर्च हो। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो धन का संकेंद्रण कहीं एक जगह पर बढ़ेगा। इस वजह से क्या होता है कि हमारे समाज में असमानता आती है। ठीक है, तीव्र आर्थिक वृद्धि जब होती है तो इससे जो होते हैं कुछ उच्च वर्ग होते हैं उनको लाभ मिलता है, और जो निम्न वर्ग होते हैं वो उससे वंचित रह जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि दोनों में कोलैप्स होता है और असमानता बढ़ती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जैसे यहाँ पर है पर्यावरणीय समस्याएं। बहुत ज़्यादा सिर्फ ग्रोथ के चक्कर में कि जीडीपी की ग्रोथ कर लें, बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय आय बढ़ा लें, इसके चक्कर में क्या करते हैं आप जंगल पे जंगल काटते चले जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ बैठाते चले जाते हैं,
और आप अपने ही भविष्य के साथ खेलते हैं, और ये हमें दूरगामी तौर पे ये हमें बहुत हानि पहुंचाती हैं, बहुत ज़्यादा खतरा उत्पन्न कराती है। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, आप टेम्परेचर देखते हैं कितना ज़्यादा बढ़ गया है बाहर में, जिस प्रकार से हमारे यहाँ हर चीज़ें हुई हैं, इंडस्ट्रियल विकास जो कि पूरे विश्व में जिस प्रकार से पेड़ों को काटा गया है, नदियों का दोहन किया गया है, उस वजह से आज हमको वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो यही चीज़ें होती हैं, CO2 का लेवल बढ़ रहा है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ की होड़ जो लगी थी उसी का नतीजा है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट आता है, भ्रष्टाचार व्याप्त होगा। अगर किसी भी देश में सिर्फ और सिर्फ वहाँ की GDP में ग्रोथ होगा, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो उच्च वर्ग के लोग होंगे, जो एकदम हायर पोजीशन पे बैठे होंगे, उनको ज़्यादा लाभ होगा, उनके पास धन का संकेंद्रण होगा, और साथ ही साथ काले धन की भी जो समस्या है वो भी बहुत बढ़ेगी। ठीक है, काला धन भी काफ़ी तेज़ी से आएगा हमारे देश के अंतर्गत, और मुद्रा आपूर्ति की समस्या बढ़ेगी, और जो वंचित वर्ग हैं वो उस चीज़ का विरोध करेंगे, और इस वजह से क्या होता है कि असमानता बढ़ती है और ये पूरा कोलैप्स हो जाता है। आंतरिक जो स्थिरता है वो खतरे में आ जाती है, इंटरनल अनस्टेबिलिटी बढ़ती है, और फिर वही राजनीतिक फैक्टर, पूरी राजनीति चलती है उन्हीं चीज़ों के ऊपर, और डेवलपमेंट जो है हमारा वो प्रभावित हो जाता है। फिर आता है जैसे सैन्य खर्च में वृद्धि। आज के डेट में बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसा रहा है कि जैसे वर्तमान में क्या हुआ है कि अपनी देश की GDP को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए कि हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत नेशनल इनकम है, उसके लिए वो क्या करते हैं, सेना पे बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। मतलब जितना करना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा खर्चा करते हैं, जिसका कोई महत्व नहीं है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम बहुत पावरफुल हैं, बहुत ताकतवर हैं। जैसे आप पाकिस्तान को देखिए, खाने को भले ना हो लेकिन सेना पे इतना खर्च करके बैठा है कि पता नहीं मतलब क्या करेगा, जबकि कोई आज तक कोई बार जीता नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारे पास बहुत हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने देश की आर्मी पे बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करते हैं। इस वजह से भी क्या होता है कि जो आंतरिक चीज़ों में जो चीज़ें की जा सकती थी वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं। ऐसा नहीं है कि मिलिट्री पे खर्चा नहीं होना चाहिए, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, खुद को बहुत बड़ा दिखाने के लिए नहीं कोई चीज़ करना चाहिए। तो इस होड़ में क्या होता है, जो हमारी इंटरनल चीज़ें होती हैं, जो उन पैसों को जहाँ कहीं और भी खर्च किया जा सकता था वो नहीं हो पाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है, सामाजिक समस्याओं एवं कुरीतियों को बढ़ावा। इसमें क्या होता है कि जब धन का संकेंद्रण कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में चला आता है, तो जो वंचित वर्ग होते हैं उनकी जो ज़िंदगी है वो दूभर हो जाती है, और काफ़ी उनके ऊपर स्ट्रेस आ जाता है, तनाव आ जाता है। ऐसे में क्या करते हैं, वो आपराधिक गतिविधियों की ओर आगे बढ़ते हैं, आपराधिक गतिविधियों की ओर आगे बढ़ते हैं, जिस वजह से क्या होता है, समाज में फिर बहुत सारी अनस्टेबिलिटी आती हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, और जो लोग परेशान होते हैं वो कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। ऑल ओवर देखा जाए तो इस पूरे लेक्चर का जो अगर हम एक कंक्लूज़न निकालते हैं इस पूरे लेक्चर का, तो हालांकि ये लेक्चर हमारा एंड है, लेकिन अगर इसका कंक्लूजन अगर हम देखें तो किसी भी देश में आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में केवल आर्थिक समृद्धि नहीं होनी चाहिए, आर्थिक समृद्धि के साथ साथ आर्थिक विकास भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कोई भी अर्थव्यवस्था तब अच्छी मानी जाती है जब उस अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर किसी अर्थव्यवस्था की सिर्फ ग्रोथ होती है तो वो उतना अच्छा नहीं है जितना अगर उसकी डेवलपमेंट होती है तो वो बढ़िया है, क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है वो विस्तृत होता है, पूरे समाज को लेकर के चलता है, और साथ ही साथ GDP वगैरह की ग्रोथ को भी लेकर चलता है, क्योंकि इसमें परिणामात्मक और गुणात्मक दोनों वृद्धि शामिल होती हैं। लेकिन आर्थिक समृद्धि में सिर्फ परिमाणात्मक यानी कि सिर्फ और सिर्फ रुपए पैसे की बढ़ोतरी शामिल होती है। तो इस प्रकार से ये हमारा पूरा आज का क्लास रहा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये जो सेक्शन है वो आपके मेंस प्रीलिम्स दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इंडेक्सेस और रिपोर्ट की क्लास में नेक्स्ट क्लास में आप लोग को दूंगी। तो फिलहाल के लिए इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।